नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 11,000 जीके जीएस की सीरीज़ जो मैंने आप सभी के लिए स्टार्ट करनी थी, फाइनली वो मैंने स्टार्ट कर दी है और ये आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला है। सबसे खास बात क्या रहने वाली है, जो ये जो सीरीज़ है ना 11,000 जीके जीएस की, ये कम्प्लीटली आपके लिए फ्री रहने वाली है यूट्यूब पे। एक बार आप ये कॉन्टेंट देख लीजिए किस प्रकार से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, हम जो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर में जो बार बार पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे ना उस क्वेश्चन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो बार बार पूछे गए हैं वो भी आपको साथ में करवाऊंगा। मतलब कि एक टाइप के क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जामों में 5 से 6 तरीके से पूछे जाते हैं वो सब कुछ मैं आपको करवा दूंगा। आप ये कुछ ही वीडियो जब आप देखोगे ना और उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे आपको खुद ही फ़र्क दिख जाएगा कि जो आपके मार्क्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। जीके में आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको ये सीरीज़ बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट करवा दूं। रोज़ की एक वीडियो या फिर एक दिन छोड़कर आपको ये वीडियो मिल जाया करेगी। ठीक है, 11,000 जीके जीएस की सीरीज़ है और हर एक क्वेश्चन में 4 से 5 फैक्ट चलेंगे और आज की वीडियो में हम टोटल मिला के 100 एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन के साथ 3 से 4 फैक्ट आपको मिलेंगे पढ़ने को। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि देखिए 11,000 जीके जीएस की सीरीज़ जो कि कम्प्लीटली फ्री है यूट्यूब के ऊपर, अगर आप यही वीडियो एप्लीकेशन पे देखते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा कि यही जो 100 क्वेश्चंस हैं इनका अनलिमिटेड टेस्ट आप दे सकते हो। साथ में ही पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, मतलब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा इनको लिखने में। ठीक है, और सबसे खास बात, ये वीडियो भी आप एप्लीकेशन पे देख सकते हो और कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी एप्लीकेशन के ऊपर। तो आप मिनिमम सर्वर कॉस्ट पे करके इस कोर्स को बाय कर सकते हो। जीके जीएस पेड वीडियो मिल जाएगा, एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्ति किसको निहित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट को। ध्यान रखना है आपने, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि प्रेजेंट में यानी कि 2026 में हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आप ये। अब देखिए, भारत के राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो मैं आपको करवा देता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना, ये देश के संवैधानिक प्रमुख और प्रथम नागरिक होते हैं। कौन होते हैं? प्रथम नागरिक होते हैं और संवैधानिक प्रमुख होते हैं। और भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, भारतीय संविधान का जो भाग 5 है और अनुच्छेद जो 52 से लेके 62 तक है, 52 से लेके 62 तक जो आर्टिकल है, ये भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है। अब देखिए, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। ये आपने ध्यान रखना है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसी के साथ क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कितनी बार कार्यपालिका की किसी अनुशंसा पर मंत्रिमंडल द्वारा पुनः विचार करने का अनुरोध कर सकते हैं? आंसर होगा केवल एक बार। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे हम। राज्य में राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि राज्य का शासन किसके द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। ठीक है, तो बताओ कि उस राज्य का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं जो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन से करवाए। तो आपने ये देखा कि जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था ये भी प्रीवियस ईयर का था और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट करवाए वो भी सभी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन थे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही बार रिपीट हुए हैं, हर एक क्वेश्चन जो है ना 25 से ज़्यादा बार रिपीटेड है। तो यही क्वेश्चन हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस भारतीय को ब्रिटिश सम्राट द्वारा नाइटहुड दिया गया था लेकिन उन्होंने जलियांवाला नरसंहार के बाद इसे लौटा दिया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपने ध्यान रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सम्राट द्वारा नाइटहुड दिया गया था लेकिन उन्होंने जलियांवाला नरसंहार के बाद इसे वापस कर दिया। डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जिसे कि जलियांवाला नरसंहार भी कहा जाता है, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। पूछा जाएगा कहाँ पर हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, ये फैक्ट तो आपको पता लग गया। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। देखिए, जलियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था।
नेक्स्ट देखेंगे अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का नरसंहार कब हुआ था। डेट पूछी जा रही है 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद ब्रिटिश सरकार ने घटना की जांच के लिए किस समिति की नियुक्ति की थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की थी। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप ये क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो कि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मैं आपको करवा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था। डबल स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो विदेशी यात्री था इब्न बतूता, इब्न बतूता किस देश का था, मोरक्को देश का था। कब आया था, 14वीं शताब्दी में। अब पूछा जा रहा है किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, ये वाला फैक्ट और वो किस देश का था, यानी किस देश से आया था, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब देखिए बात यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की हुई है। इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, किसके विरुद्ध लड़ते हुए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा में हुई थी, यानी कि वर्तमान पाकिस्तान में हुई थी, तुर्की गुलाम थागी के खिलाफ। नेक्स्ट देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया विभाग दीवान ए कोही किस कार्य से निपटने के लिए बनाया था। तो देखिए दीवान ए कोही जो विभाग था ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, किस कार्य से निपटने के लिए, कृषि। नेक्स्ट देखेंगे प्रीवियस ईयर का फैक्ट, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में एक उच्च प्रशासनिक पद पर किसे नियुक्त किया जो एक शराब बनाने वाला था। राइट आंसर अजीज खुमार। नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ बदल दिया था। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदल दिया था दौलताबाद। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए 1929 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी पूछा जा रहा है। आंसर ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब देखिए आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो 1929 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो वो था लाहौर में। ठीक है, और पूछा जाए कि अगर ऐसे पूछ लें कि लाहौर अधिवेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये कब हुआ था, 1929 में हुआ था। अध्यक्षता किसने करी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। ये फैक्ट तो आपको पता लग गया। अब मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस करवा देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, SSC UPSC रेलवे सभी में क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है ये बॉम्बे में हुआ था 1885 में। इस फैक्ट को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में सामाजिक लोकतांत्रिक प्रस्ताव पारित किया था। आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया था। आंसर अमृतसर अधिवेशन 1919। ध्यान रखना है। और इसकी अध्यक्षता करी थी पंडित मोतीलाल नेहरू ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखेंगे 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी। तो वो था विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद में शामिल करने की मांग की गई थी। ये क्वेश्चन भी RRB NTPC में पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये है लेवल जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो देखिए भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है इसकी अध्यक्षता पूछी जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है इसकी अध्यक्षता करी थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। डिटेल में बात करेंगे संविधान सभा जीके से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही। 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। ध्यान रखना है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से जो भारत की संविधान सभा है ये 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक अस्तित्व में रही। नेक्स्ट है भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। जुलाई 1946 में हुए थे। आगे हम देखेंगे भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना पर किया गया था। तो भारत की संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना पर किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे भारत की संविधान सभा की अंतरिम बैठक के सही तिथि का उल्लेख कीजिए। तो देखिए भारत की संविधान सभा की जो अंतरिम बैठक है इसकी जो सही डेट है वो है 24 जनवरी 1950। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशकों के निवास के बाद किस वर्ष में भारत लौट आए।
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1915 में वापस आए थे मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशकों के बाद रहने के बाद। तो देखिए अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो एग्जैक्ट डेट क्या है, 9 जनवरी 1915। एग्जैक्ट डेट है 9 जनवरी 1915। और कहाँ से आए थे ये, दक्षिण अफ्रीका से आए थे 21 साल रहने के बाद। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से आए थे 21 साल रहने के बाद। और आपको बताना चाहता हूँ 9 जनवरी को इसी दिन की याद में हर साल मनाया जाता है क्या, प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। अब देखिए मैं आपको ना महात्मा गांधी जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस कराना चाहूँगा जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। मोहनदास करमचंद गांधी किस घटना के दौरान महात्मा गांधी के नाम से जाने जाने लगे। तो देखिए मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, ये इनका रियल नेम था। और किस घटना के दौरान उनको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाने लगा, मतलब गांधी के आगे इनके महात्मा लगा दिया गया। तो वो था चंपारण सत्याग्रह 1917। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, मोहनदास गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए पेंसुरस्ट के किसके द्वारा केसर ए हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आंसर हो जाएगा हार्डिंग के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था, 1869 में हुआ था। ठीक है, एग्जैक्ट डेट क्या है, 2 अक्टूबर 1869। इसलिए हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं गांधी जयंती। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म। आई होप आपको सारे फैक्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। देखिए मैंने आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट और ये कलर में इसलिए लिखा है ताकि आपको हर एक क्वेश्चन है इसी वीडियो में समझ आ जाए। ठीक है, मैं थ्योरी में भी रख सकता था, मैं लिख के भी आपको बता सकता था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका यही लगता है। जैसे आपको मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ ना, और करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन आपको वीडियो में ही याद हो जाते हैं, तो जीके का भी मेरा यही एम है। और ये जो सीरीज़ है ना 11,000 जीके जीएस की सीरीज, इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। पॉलिटी, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस के तीनों पार्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, कंप्यूटर, मतलब जीएस के सभी सब्जेक्ट पढ़ने को मिलने वाले। मतलब आपकी जीके की बहुत अच्छे से तैयारी होने वाली है। वीडियो कम से कम 2 बार देखना, सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। बाकी अब एप्लीकेशन पे जाके आपको नोट्स मिल जाएगा रवि स्टडी ऐप पे, और साथ में टेस्ट तो आप ज़रूर लगाना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम ने भाग 9 और 11वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ध्यान रखना है आपको, 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसने भाग 9 और 11वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा। डिटेल में बात कर लेंगे। संविधान संशोधन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस हम देखेंगे। यहाँ पे तो मैंने आपको करवा दिया ना कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भाग 9 और 11वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा। तो आंसर था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, अब मैं आपको करवा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9A नगर पालिकाओं को जोड़ा। तो इसका आंसर होगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्यों को जोड़ने से संबंधित है। तो देखिए जो 11वां मूल कर्तव्य है, ये भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। ध्यान रखना है। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति को बहाल किया। तो आंसर होगा 24वां संविधान संशोधन 1971। नेक्स्ट देखेंगे कि संवैधानिक संशोधन ने भाग 3 से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। तो देखिए भाग 3 से जो संपत्ति का अधिकार था इसे हटा दिया किस संविधान संशोधन ने, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। यह आपने ध्यान रखना है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, इसलिए आप ब्लाइंडली एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय को वर्ष 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो देखिए वह कौन सा भारतीय था जिसे 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीवी रमन। यह आपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस कराना चाहूँगा जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको करवा दिया कि वह भारतीय कौन थे जिसे 1930 में भौतिकी का यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था, सीवी रमन थे। अब देखिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो बताइए पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर।
नेक्स्ट देखेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है। तो देखिए अर्थशास्त्र यानी कि जो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार है पूछा जा रहा है कि इसका ऑफिशियल नेम क्या है, तो वो है स्वेरेजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस, ये इसका ऑफिशियल नेम है। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये लास्ट में ऐड हुआ है अर्थशास्त्र वाला, 1969 में प्रदान किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार जो है ये कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं, पूछा गया एग्जाम में, 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति, भौतिकी, या आप बोल सकते हो भौतिकी और चिकित्सा, ये आपको ध्यान रखना है। 6 क्षेत्र हैं, ठीक है। और ये आप बोल सकते हो चिकित्सा को हम मेडिसिन भी बोलते हैं, मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है। टोटल मिला के 6 फील्ड हैं ये। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो देखिए अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान है यानी कि ऑल इंडिया सर्विस प्रोविज़न ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 312 में। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 312 है इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान दिया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस हम देखेंगे। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है। देखिए अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जो नियुक्तियां हैं ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में भारत में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो देखिए वर्तमान में भारत में कुल मिला के 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS। किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ये सभी फैक्ट ध्यान रखने हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 312। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें बताओ कि जो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है वो किस भाग में है। देखिए अनुच्छेद तो 312 है, भाग की बात करेंगे भाग 14 है। ये आपको ध्यान रखने हैं सभी फैक्ट जो आपको मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के प्रावधान का उल्लेख है। तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है जिसमें चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है यानी कि इलेक्शन कमीशंस के बारे में बताया गया है, तो वो अनुच्छेद कौन सा है बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324 है। अब देखिए मैं आपको ना चुनाव आयोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस करवाऊंगा जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार राजनीतिक दल कितने घंटे चुनाव पूर्व मौन अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर 48 घंटे। भारत के चुनाव आयोग को किस अनुच्छेद से चुनाव कराने का अधिकार मिलता है, अनुच्छेद 324। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, बार बार पूछा जाता है। 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है, बार बार पूछा जाता है। एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम शुक्र ग्रह जिसे कि हम वीनस भी बोलते हैं, शुक्र ग्रह यानी कि वीनस प्लैनेट के पास कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 0। ध्यान रखना है 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास कोई भी प्लैनेट नहीं है। एक तो है मरकरी, ठीक है, जिसे कि हम बुध बोलते हैं, बुध ग्रह बोलते हैं। दूसरा कौन सा है, शुक्र ग्रह जिसे कि हम वीनस बोलते हैं। इन 2 ग्रहों के पास कोई भी अपना प्राकृतिक उपग्रह यानी कि सैटेलाइट नहीं है। शुक्र ग्रह की बात हुई है, शुक्र ग्रह किस दिशा में घूर्णन करता है, पूर्व से पश्चिम। बाकी जितने भी ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूर्व घूर्णन करते हैं। तो शुक्र ग्रह किस दिशा में घूर्णन करता है, पूर्व से पश्चिम। ध्यान रखना है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में ये। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की जो दूरी है वो है 108.2 मिलियन किलोमीटर। ध्यान रखना है 108.2 मिलियन किलोमीटर सूर्य और शुक्र के बीच की दूरी है। शुक्र ग्रह का बहुत घना वातावरण है जिसमें लगभग 97% तक क्या उपस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। शुक्र ग्रह बहुत ही घना वातावरण है, इसमें लगभग 97% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। भारतीय शुक्र ग्रह ऑर्बिटर मिशन को किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है। तो देखिए ये जो शुक्र ग्रह का जो ऑर्बिटर मिशन है, VOM मिशन है, वीनस ऑर्बिटर मिशन है, इसे कब लॉन्च किया जाएगा, 2028 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम संविधान के द्वारा कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है। तो संविधान के द्वारा जो है फ्रेंड्स 3 प्रकार की, बताना चाहता हूँ 3 प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है। अब मैं आपको आपातकालीन प्रावधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस कराना चाहूँगा। भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने के विचार कहाँ से अपनाया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 से, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल उद्घोषणा लागू होने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में किसी भी मामले के संबंध में 2 कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 250। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्वतः निलंबित कर देता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 358। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 20 और जो 21 हैं इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के भाग 18 यानी कि अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकालीन उपबंध मुख्य रूप से किन 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय। ये आपको ध्यान रखना है। यही क्वेश्चन था यहाँ पे कि संविधान में के द्वारा कितने प्रकार के आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है? 3 प्रकार के। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय यानी कि नेशनल इमरजेंसी, दूसरा राज्य आपातकाल जिसे कि आप बोलोगे स्टेट इमरजेंसी, जिसे कि प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। तीसरा है वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान में कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की अनुसूचियों के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे, कौन भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान, ये आते हैं संविधान की अनुसूची 5 में। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है ये राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें टोटल मिला के 10 अनुसूचियां थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, कितने डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समूह को अलग करती है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो समूह हैं उनको अलग करता है कौन सा डिग्री चैनल? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल। ये आपको ध्यान रखना है। अंडमान और निकोबार जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप समूह हैं? आंसर 836। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मेगापोड, केकड़ा खाने वाले मेकॉक, निकोबार कबूतर और विशाल डाकू केकड़े जैसी प्रजातियों का घर है? आंसर होगा कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? अंडमान निकोबार में। भारत में अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? 11,098.81 किलोमीटर। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, कौन भारत के दक्षिण अंडमान से छोटे अंडमान को अलग करता है? तो देखिए दक्षिण अंडमान को छोटे अंडमान से कौन अलग करता है? डंकन पास। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको इस तरीके से जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही, जैसा आप देख रहे हो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीजीएल में। तो इस तरीका को कैसा लग रहा है? ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, बहुत मेहनत करी गई है आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट को तैयार करने में। अगर आप यही नोट्स बनाओगे खुद से तो कई घंटे लग जाएंगे आपको। ठीक है, तो वही टाइम मैं आपका बचा रहा हूँ, आपको जीके में एक्सपर्ट बना रहा हूँ। बाकी रवि स्टडी ऐप आप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना ताकि आपको ये जो नोट्स मैंने आपके सामने बनाए हैं ना, आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे आपको डिजिटल नोट्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के कुल मिला के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपने ध्यान रखना है। कर्क रेखा जिसे कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। देखिए ये जो काल्पनिक रेखा है ना, भारत को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसका जो लैटिट्यूड नंबर होता है वो होता है 23 1/2 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अभी आपको 8 राज्य कौन कौन से हैं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से गुजरती है। आपसे एग्जाम में ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे बताओ कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, तो आपको बताना होगा। ठीक है, तो आपको ये 8 राज्य पता लग गए ना, और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व के किस राज्य तक गुजरती है? आंसर मिजोरम होगा। ठीक है, ये देखिए गुजरात से लेके मिजोरम तक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रेडक्लिफ रेखा किन देशों के बीच की सीमा को परिभाषित करती है? तो देखिए रेडक्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है। ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब देखिए मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय रेखा से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाना चाहूँगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गया ना कि जो भारत और पाकिस्तान जो है इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? देखिए रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सीमांकित करने के लिए गठित 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया? आंसर सिरिल रेडक्लिफ। इन्हीं के नाम पे पड़ा है रेडक्लिफ रेखा का नाम। अगर बात करें मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है, तो मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन को आपस में अलग करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो देखिए किस राष्ट्रीय आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता है? आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो करवा देता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्योंकि आंसर होगा इसने अंतिम जन संघर्ष को चिन्हित किया जिससे ब्रिटेन को वापसी पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस स्थान पर दिया था? बॉम्बे में दिया था। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी है इन्होंने करो या मरो का नारा, गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम राइन नदी की घाटी के दोनों किनारों पर स्थित मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट और वॉजेस। ये आपको ध्यान रखना है। ये राइन नदी की घाटी के दोनों किनारों पर स्थित मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब मैं आपको राइन नदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस कराना चाहूँगा। राइन नदी मुख्यतः किन 2 पर्वतों के बीच से होकर गुजरती है? तो राइन नदी जो है मुख्यतः ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसगेस पर्वतों के बीच से होकर बहती है। ठीक है, यही क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाया ना, अभी यही पूछा गया था अलग एग्जाम में। राइन नदी के मुहाने पर यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह स्थित है, इसका नाम बताइए। तो देखिए राइन नदी के मुहाने पर जो यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है वो है रॉटरडैम। ध्यान रखना है आपने, यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है ये। राइन नदी घाटी और वॉसगेस पर्वत निम्नलिखित में से किसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं? ब्लॉक पर्वत के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम इको मार्क जिन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है वह है। तो देखिए इको मार्क का प्रयोग किन किन के लिए किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्यावरण के अनुकूल। पर्यावरण के अनुकूल जो उत्पाद होते हैं उनको इको मार्क दिया जाता है, ध्यान रखना है आपने। इको मार्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेंगे। भारत में इको मार्क का लोगो क्या है? डबल स्टार कर लेना, गूगल आप सर्च करिए एक एक क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक एक क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर में 25 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, और इवन ये वाला क्वेश्चन जो है ना पीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया है। तो भारत में जो इको मार्क का लोगो है वो क्या है? एक मिट्टी का बर्तन है, ध्यान रखना है आपको। भारत में इको मार्क प्रमाणन चिन्ह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए भारत में जो इको मार्क प्रमाणन चिन्ह है ना ये भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। इको मार्क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? देखिए इको मार्क योजना जो है 1991 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए भारतीय कृषि का जो इतिहास है ये लिखा गया था एम.एस. रंधावा के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, एम.एस. रंधावा के द्वारा भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक को लिखा गया है। महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक देख लेंगे। द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक कौन है? आर.के. नारायण। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। द इंग्लिश टीचर पुस्तक को लिखा है आर.के. नारायण ने। उसके बाद है इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इस पुस्तक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर अ अनसोल्ड वर्ल्ड पुस्तक को लिखा है एस जयशंकर ने। सभी पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो देखिए लाफिंग गैस वाला क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड हम फैक्ट देख लेंगे। देखिए महत्वपूर्ण गैस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। रसोई गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैसें भरी जाती हैं? तो देखिए रसोई गैस जिसे कि एलपीजी सिलेंडर भी बोलेंगे, इसमें मुख्य रूप से जो गैस भरी जाती है वो होती है प्रोपेन और ब्यूटेन, ध्यान रखना है।
किसे मार्श गैस के रूप में जाना जाता है? देखिए मीथेन को ना मार्श गैस कहा जाता है क्योंकि ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। ध्यान रखना है, मार्श गैस किसे कहते हैं? मीथेन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है नाइट्रोजन पाई जाती है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यौगिकों की उच्चतम संख्या बनाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन। ध्यान रखना है, कार्बन जो है ये यौगिकों की उच्चतम संख्या बनाता है, ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, कार्बन डाइऑक्साइड देखते हो, ठीक है, यहाँ पे जो C होता है ना, ये कार्बन ही होता है। C2H5OH लिखते हो आप, यहाँ पे C दिख रहा है, ये भी कार्बन ही होता है। तो जो तत्व है यौगिकों की उच्चतम संख्या बनाता है, यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, वो कार्बन होता है। कार्बन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। कार्बन का परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का जो परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग कितना है? तो देखिए वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है लगभग 0.03% है। और जो हमारा वायुमंडल है यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है उसमें? सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है 78% के आसपास नाइट्रोजन, ठीक है, और 21% के आसपास ऑक्सीजन, ठीक है, और बाकी गैस होती हैं एक्स्ट्रा, और जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है कितना? 0.03%। और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 होता है। कार्बन के दो अप रूप कौन से होते हैं? देखिए कार्बन के दो अपर रूप होते हैं यानी कि एलोट्रोप्स हैं, वो कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट जो हैं ये कार्बन के अपर रूप यानी कि एलोट्रोप्स होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। खतरे का संकेत देने वाली बत्तियां आमतौर पर लाल रंग की होती हैं, क्योंकि लाल रंग। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कोहरे या धुएं द्वारा सबसे कम प्रकीर्णित होता है, यानी कि ये कब सबसे कम स्कैटर्ड होता है, या बोल दो लीस्ट स्कैटर्ड होता है लाल रंग। इसलिए जो खतरे का संकेत देने वाली बत्तियां होती हैं, या आप देखते हो कि सिग्नल लाइट जो होता है ये लाल रंग का होता है। अब मैं आपको प्रकाश से रिलेटेड यानी कि लाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस करवाऊंगा। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे कौन सा फिनोमेना है? आप देखते हो ना, जब स्काई क्लियर होता है और वो हमें नीले रंग का दिखाई देता है, इसका जो रीज़न होता है वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या रीज़न होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? जब भी आप देखते हो सूर्य निकलता है या सूर्य ढलता है तो उसका रंग लाल रंग का होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए हमें रेड कलर का दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश किसी अंधेरे कमरे में छोटे से छिद्र से प्रवेश करता है तो उसका मार्ग चमकने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव और प्रकाश का प्रकीर्णन। ये आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टिंडल इफेक्ट वाला एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी क्लियर हो गया ना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यही रीज़न है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया के संबंध में PPLO का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए बैक्टीरिया के संबंध में जो PPLO है इसका फुल फॉर्म होता है प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है ये PPLO का फुल फॉर्म होता है। अब मैं आपको बात यहाँ पे बैक्टीरिया की हुई है तो बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस करवा देता हूँ। कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है, ध्यान रखना है। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक ने की थी बैक्टीरिया की खोज। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः डैश बना सकता है, यानी कि एंडोस्पर्म्स बना सकता है बैक्टीरिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारत के पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे KC नियोगी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, KC नियोगी भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वित्त आयोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेंगे। कौन वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता का निर्धारण करता है? आंसर हो जाएगा संसद द्वारा अधिनियम। ध्यान रखना है, वित्त आयोग का गठन एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की संख्या डैश के साथ किया जाता है। तो देखिए वित्त आयोग का जो गठन है एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों के साथ होता है। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी थे। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि बताओ कि जो वित्त आयोग है
ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया वित्त आयोग का गठन? तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है ना, इसके तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में, कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारत का जो योजना आयोग है इसके पहले उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है। देखिए योजना आयोग जो है ना, अभी प्रेजेंट में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। योजना आयोग को प्लानिंग कमीशन भी कहते हैं और प्रेजेंट में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जा रहा है कि भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, ध्यान रखना है आपने। डिटेल में बात करेंगे योजना आयोग से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए भारत के योजना आयोग का प्राथमिक कार्य क्या था? पंचवर्षीय योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना भारत के योजना आयोग का प्राथमिक कार्य था। योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार के कार्यकारी निर्णय द्वारा कब की गई थी? 1950 में की गई थी। योजना आयोग के स्थान पर किस निकाय का गठन किया गया है? तो देखिए योजना आयोग के को रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन किया गया है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए किस समिति ने सिफारिशें की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिशें की थी। मौलिक कर्तव्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल भारतीयों पर लागू होते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं, आप बोलो केवल भारतीय नागरिकों पर। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष 42वें संशोधन द्वारा लागू किया गया था? 1976, ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोने और उनका पालन करने के नेतृत्व के बारे में बताती है? उपधारा बी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में दी गई है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है इसमें महाभियोग के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग या बोल सकते हो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। डबल स्टार मार्क कर लीजिए, कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि जो इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट के ऊपर, उससे जुड़े काफ़ी सारे क्वेश्चन डीपली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो वो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ आज की वीडियो में। राष्ट्रपति पर महाभियोग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं। भारत के राष्ट्रपति का पर महाभियोग लगाने का आधार क्या हो सकता है? मतलब राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाते हैं उसका आधार क्या हो सकता है? तो संविधान का उल्लंघन, ये इसका आधार हो सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव जो है ये संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव शुरू करने के लिए उस सदन के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक होता है? सदन के सदस्यों का कम से कम एक चौथाई, ये आपने ध्यान रखना है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको करवाए, प्रीवियस ईयर में 25 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए भारत का जो मिसाइल मैन है ये जाना जाता है डॉक्टर अब्दुल कलाम को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है।
डॉक्टर अब्दुल कलाम ने किस कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? इनकी आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया आपको। और मैंने आपको बता दिया कि भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत ने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से अधिगृहित की थी? तो देखिए, जो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा है ये अधिगृहित की गई है पूर्व सोवियत संघ से। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, पूर्व सोवियत संघ से भारत ने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को अधिगृहित किया है। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, कार्य और उत्पादकता का नारा इस्तेमाल किया गया था? तो देखिए, पंचवर्षीय योजना जिसमें भोजन, कार्य और उत्पादकता का नारा इस्तेमाल किया गया था वो था 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि का उद्देश्य निर्धारित किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धियों का उद्देश्य निर्धारित किया गया। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? आंसर हो जाएगा, भारत का पंचवर्षीय योजना को कौन देता है? ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है ना, यहाँ पे आप ठीक कर लीजिए, एनडीसी, ठीक है, एनडीसी देता है, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, जैसे कि इंग्लिश में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलेंगे, ये अंतिम स्वीकृति देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं? तो देखिए, बाइनरी लैंग्वेज की बात हो रही है, पूछा जा रहा है कितने अंक होते हैं इसमें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइनरी भाषा में 2 अंक होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1, ठीक है। 0 मतलब होता है ऑफ और 1 मतलब होता है ऑन, ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में। अब मैं आपको बाइनरी भाषा से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो करवा देता हूँ। कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली बाइनरी भाषा में किन 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है? 2 अंक होते हैं, 0 और 1, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कौन से एग्जाम में पूछा गया, लेकिन आप यकीन मानिए 25 से ज़्यादा बार रिपीट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम केवल बाइनरी भाषा समझता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे मशीन भाषा कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। बाइनरी भाषा में 0 और 1 किसे दर्शाते हैं? देखिए, 0 जो है ये बंद यानी कि ऑफ, और जो 1 होता है ये चालू यानी कि ऑन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितने सेंटीमीटर है? तो देखिए, जो हमारा मानव नेत्र है, ठीक है, अगर हमें स्पष्ट देखना है तो हमें न्यूनतम दूरी कितनी होती है इसके लिए? ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज़ है हमने अपनी आंखों के बिल्कुल चिपका के रख लिया और वो हमें क्लियर दिखाई देगी। आप देखोगे ना, सपोज जैसे आपका फ़ोन ही है, आप फ़ोन में कोई भी चीज़ अगर आपको देखना है क्लियर, अगर आप उस फ़ोन को अपने आंख से चिपका दोगे ना तो वो चीज़ ना बिल्कुल ब्लर दिखाई देगी। आप सभी ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए और मुझे कॉमेंट में बताइए कि आपको ब्लर दिख रहा है? तो आप देखोगे ब्लर दिख रहा है। तो आपको अगर क्लियर देखना है तो उसके लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है आपने, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम देखेंगे मानव आंख से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आंख का जो विशिष्ट रंग है किसके कारण होता है? देखिए, आंख का जो विशिष्ट रंग होता है ये आइरिस के कारण होता है। आँख का हिस्सा जो प्रकाश में प्रवेश की मात्रा नियंत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है? आँख की पुतली। आँख का वह हिस्सा जो प्रकाश की प्रवेश की मात्रा को नियंत्रित करता है वो आँख की पुतली होता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस, जिसे कि हम आँख की पुतली भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। मानव आँख की रेटिना किससे बनी होती है? मानव आँख की जो रेटिना है ये बनी होती है संवेदनशील तंत्रिका कोशिका से। मानव नेत्र पर बनने वाला प्रतिबिंब यानी कि इमेज कैसा होता है? मानव नेत्र पर जो रेटिना होता है यहाँ पे आपको पता है कि इमेज बनता है यानी कि प्रतिबिंब बनता है। पूछा जा रहा है किस प्रकार का होता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा के संचारण के लिए ऑप्टिकल फाइबर में उपयोग की जाने वाली घटना कौन सी है? देखिए, प्रकाश ऊर्जा, आप सभी ने देखा होगा कि जो लाइट को ट्रांसमिशन करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है। इवन जो आपके घर में जो आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो, आजकल हम फाइबर यूज़ कर रहे हैं, है ना, उसमें ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होता है और उसमें बेसिकली जो प्रकाश जो होता है ना वो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। तो पूछा जा रहा है कि बताओ
कि कौन सी घटना होती है उसके पीछे, मतलब कौन सा प्रिंसिपल होता है। आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे कि शॉर्ट में TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है इसको, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको ना फ्रेंड्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन से जितने भी क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं वो करवा देता हूँ। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश, ध्यान से समझना है कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है, जब प्रकाश ना सघन माध्यम यानी कि डेंसर मीडियम से विरल माध्यम यानी कि रेयरर मीडियम में जाता है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है। ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मेन कंडीशन। उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, कई बार पूछा गया है, मृग तृष्णा जिसे कि मिराज भी बोलते हैं का बनना और हीरे का चमकना किस घटना पर आधारित है। तो देखिए, मृग तृष्णा या बोल सकते हो मिराज का बनना और हीरे का चमकना किस घटना पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण यानी कि जो आपतन कोण होता है यानी कि इंसिडेंट रे होता है उसका मान क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है, तो अपवर्तन कोण का मान कितना होता है। आंसर होगा 90 डिग्री होता है। वायुमंडल में इंद्रधनुष के निर्माण में प्रकाश की कौन सी घटनाएं शामिल होती हैं, परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल का अनुभार क्या है। तो देखिए, भारी जल जो होता है यानी कि जो हैवी वाटर होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट पूछा जा रहा है, अनुभार पूछा जा रहा है, कितना होता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 20 होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, D2O। देखिए, जल का तो होता है H2O, यानी वाटर का क्या होता है H2O होता है, भारी जल का क्या होता है D2O होता है, ध्यान रखना है। भारी जल का जो रासायनिक नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का रासायनिक नाम है। भारी जल का मुख्य उपयोग किस रूप में किया जाता है। भारी जल का जो मुख्य उपयोग है नाभिकीय रिएक्टरों में मंतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विकास के उच्च स्तर पर अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र GDP में कम योगदान देता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि क्षेत्र। ध्यान रखना है, विकास के उच्च स्तर पर अर्थव्यवस्था का जो कृषि क्षेत्र है GDP में कम योगदान देता है। अब देखिए, यहाँ पे बात GDP की हुई है, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, GDP का फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फुल फॉर्म होता है। अब देखिए, भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में योगदान को मुख्य रूप से कितने व्यापक क्षेत्रों में बांटा गया है, 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। GDP यानी कि सकल देशीय उत्पाद क्या है, एक वर्ष की अवधि में देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम माल और सेवाओं का मूल्य GDP कहलाता है। भारत में GDP की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। देखिए, भारत में GDP की जो गणना है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है, ध्यान रखना है अपने सभी फैक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो देखिए, हड़प्पा स्थल जो कि हरियाणा में स्थित है वो है राखीगढ़ी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल कहाँ पर है, हरियाणा में स्थित है। अब मैं आपको हड़प्पा स्थल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस करवाऊंगा। भारत के किस राज्य में हड़प्पा स्थलों की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है। तो देखिए, भारत का वह राज्य जहां पे हड़प्पा स्थलों की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है, गुजरात। हड़प्पा नगरों का कौन सा भाग दुर्ग के नाम से जाना जाता था। तो देखिए, हड़प्पा नगरों का वह भाग जो दुर्ग के नाम से जाना जाता था वो था पश्चिम। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा किसके द्वारा इंगित की जाती है। आंसर आलमगीरपुर। और ये जो आलमगीरपुर है ना फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है, मेरठ जिले में जो हिंडन नदी है इसके तट पर स्थित है आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर किस राज्य में स्थित है। देखिए, लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है, ध्यान रखना है आपने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह किस रिट पर रिहा होने का अधिकार होगा।
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे कि हम हैबियस कॉर्पस भी बोलेंगे। अब देखिए ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है यानी कि हैबियस कॉर्पस है, ये क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी रिट है जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। पूछा जाएगा आपसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह अदालत द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को जारी किया गया वह आदेश है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से या मनमाने ढंग से हिरासत में लिया हो। इसके तहत उस हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तुरंत न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है ताकि उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जांच की जा सके। ये तो पता लग गया आपको कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है क्या। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ये वाला जो फैक्ट लिखा है ना मैंने आपको यहाँ पे, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए मैंने आपके सामने करवा ही दिया है यहाँ पे, सशरीर प्रस्तुत करना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सार्वजनिक प्राधिकरणों, राज्य या पुलिस और निजी व्यक्तियों, दोनों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है ये सितंबर 2005 में अधिनियमित किया गया था। ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए मैं आपको ना अधिनियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराना चाहूँगा। अधिनियम बनने के लिए भारत की संसद के दोनों सदनों में जिसका पारित होना आवश्यक हो उस विधायी प्रस्ताव के मसौदे को क्या कहा जाता है? उसे विधेयक यानी कि बिल कहा जाता है। संसद ने किस अधिनियम को निरस्त करने और बदलने के लिए समुद्री सहायता से नेविगेशन विधेयक 2021 पारित किया? प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927। किस अधिनियम में भारत में कंपनी के क्षेत्र पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहे गए थे और ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया था? पिट इंडिया अधिनियम 1784। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस भू अभिनति से उत्पन्न हुई है? तो देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी जो है पूछा जा रहा है किस भू अभिनति से उत्पन्न हुई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, टेथिस भू अभिनेति। ध्यान रखना है, टेथिस जियोसिंक्लाइन जो है इससे उत्पन्न हुई है। हिमालय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। हिमालय किस श्रेणी में आता है? हिमालय जो है ये वलित पर्वत की श्रेणी में आता है यानी कि फोल्ड माउंटेन की श्रेणी में आता है। कौन सी क्रमश हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं? तो देखिए हिमालय की जो सबसे उत्तरी श्रेणी है वो है बृहद हिमालय और सबसे दक्षिणी श्रेणी है शिवालिक। ध्यान रखना है। हिमालय को किस प्रकार विभाजित किया गया है? हिमालय को हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वतमाला का सामान्य झुकाव क्या है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय संविधान की किस अनुसूची को 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है इसे 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको 1951 का जो प्रथम संविधान संशोधन है इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में वो करवा देता हूँ। संविधान अधिनियम 1951 यानी कि जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 है कि संवैधानिकता को किसके मामले में बरकरार रखा गया था? श्री शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ। नेक्स्ट है 1951 के प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए थे? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर। संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? पहला संशोधन 1951 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन का नाम क्या था? तो देखिए गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के गुरु थे, इनका बचपन का नाम पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद राय। ध्यान रखना है आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको गुरु गोविंद सिंह जी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान क्या है? आंसर पटना साहिब। और आपको ये पता लग गया ना कि जो गुरु गोविंद सिंह जी है सिखों के कौन से नंबर के गुरु हैं? 10वें नंबर के गुरु हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? गुरु तेग बहादुर जी के।
नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा यानी कि डॉकयार्ड के अवशेष कहाँ मिले हैं? देखिए, जो गोदीबाड़ा यानी कि डॉकयार्ड होता है, ये क्या होता है? ये बेसिकली यहाँ पे जहाज़ों का निर्माण किया जाता है, जहाज़ों की रिपेयरिंग की जाती है, रख रखाव किया जाता है, उसे गोदीबाड़ा यानी कि डॉकयार्ड कहते हैं। तो इसके अवशेष कहाँ मिले हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लोथल में। ये आपने ध्यान रखना है। लोथल कहाँ पर? गुजरात में। ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा यानी कि डॉकयार्ड के जो अवशेष हैं, डॉकयार्ड के अवशेष हैं, ये लोथल में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य लक्षण था नगर योजना। ठीक है, नगर योजना इसका मुख्य लक्षण था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ईंट की इमारतें। ईंट की इमारतें महत्वपूर्ण विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। प्रत्यक्ष रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार संबंध और लोगों का प्रवास किस सभ्यता के साथ था? मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ था। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली के अनुसार मिट्टी के ईंट के चबूतरे पर बनी इमारतों को किस रूप में जाना जाता था? इनको कहा जाता था दुर्ग। ये आपने ध्यान रखना है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, प्रीवियस ईयर के हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। ऋग्वेद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। ऋग्वेद को मूल रूप से किस भाषा में रचा गया था? तो देखिए, ऋग्वेद को मूल रूप से संस्कृत भाषा में रचा गया था। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? तो देखिए, ऋग्वेद की रचना जो है ये 3500 वर्ष पहले हुई थी। ऋग्वेद काल में किसकी पूजा होती थी? ऋग्वेद काल में इंद्र की पूजा होती थी। ये आपने ध्यान रखना है, इंद्र भगवान की पूजा होती थी ऋग्वेद काल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब के किस ग्रुप में हेडर और फुटर बटन पाया जाता है? तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर पॉइंट होता है, इसमें इंसर्ट टैब का जो कौन सा ग्रुप है जिसमें हेडर और फुटर बटन पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप में हेडर और फुटर पाया जाता है। अब मैं आपको पावर पॉइंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाना चाहूँगा। देखिए, MS पावर पॉइंट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रेजेंटेशन को बनाया जाता है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, पावर पॉइंट में जो स्लाइड शो होता है, इसको शुरू करने के लिए F5 का प्रयोग किया जाता है। पावर पॉइंट प्रस्तुति यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वो क्या होती है? .ppt या .pptx। ध्यान रखना है, ये तीनों क्वेश्चन पिछले एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा एक इनपुट उपकरण है जिसका उपयोग प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, OCR। ध्यान रखना है, OCR का उपयोग किया जाता है प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए। ध्यान रखना है, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में OCR का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो है OCR का फुल फॉर्म होता है और इसका उपयोग किया जाता है प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए। यहाँ पे ना फ्रेंड्स एक वर्ड आया है OMR, इसका फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। क्या? ऑप्टिकल मार्क रीडिंग उसका फुल फॉर्म होता है। और आप जब भी आप ऑफलाइन पेपर देते हो, वहाँ पे जो आप 4 डॉट में अपना आंसर्स मार्क करते हो, उसको रीड करने के लिए, उसको चेक करने के लिए ना OMR का ही प्रयोग होता है। और इस शीट को ना OMR शीट कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? OCR था। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है MICR, इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है चुंबकीय इंक वन रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है? चुंबकीय वन इंक रिकॉग्नाइजेशन, चुंबकीय इंक वन रिकॉग्नाइजेशन। और यहाँ पे आया है CRT। आपने सुना होगा, जैसे अभी LED मॉनिटर आते हैं, ठीक, कंप्यूटर के। पहले आते थे CRT मॉनिटर, है ना, जो कि कुछ इस प्रकार के होते थे। पीछे इनकी इतना बड़ा वो होता था, मतलब पिक्चर ट्यूब लगा होता था, इसे CRT कहते थे। तो CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पे ना OMR से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको बताना चाहूँगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। OMR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्र की जांच में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? OMR का प्रयोग किया जाता है।
OMR स्कैनर का आविष्कार किसने किया था? माइकल सोकोल्स्की ने किया था, ये ध्यान रखना है। और हमारा क्वेश्चन था कौन सा इनपुट उपकरण है जिसका उपयोग प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए किया जाता है? तो वो कौन सा है? वो है OCR। फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली की जो साक्षरता दर है ये सबसे कम है। पूछा जा रहा था केंद्र शासित प्रदेशों में, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? दादरा और नगर हवेली की। और अगर हम राज्यों की बात करेंगे सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की रही है? तो वो बिहार की रही है। अब मैं आपको ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताना चाहूँगा जो 2011 जो जनगणना हुई है उसके बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में 2001 और 2011 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 17.64% की वृद्धि हुई है। 1872 में भारत में आयोजित जनगणना 2011 कौन सी जनगणना थी? तो देखिए 1872 से भारत में जो आयोजित हुई है जनगणना 2011 वाली, ये 15वीं जनगणना थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में बाल जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? आंसर हरियाणा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? तो देखिए भारत की जो मौद्रिक नीति समिति है इसमें पूछा जा रहा है कितने सदस्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियाज़ मॉनिटरी पॉलिसी जो कमेटी है इसमें कुल मिला के 6 सदस्य हैं। डिटेल में समझेंगे। मौद्रिक नीति समिति से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। भारत में मौद्रिक नीति समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। नेक्स्ट है, मौद्रिक नीति समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए मौद्रिक नीति समिति का जो पदेन अध्यक्ष है ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए मौद्रिक नीति समिति के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 4 वर्षों का। तो फ्रेंड्स ये आप ये देखिए कि मैंने आपको मौद्रिक नीति से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करवा दिए। ठीक है, अगर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी अब आए ना तो इन्हीं में से आएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे देंगे, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौद्रिक नीति समिति से जुड़ा हुआ बिल्कुल सही है। तो आपको डिफरेंट स्टेटमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ना, जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इन्हीं को स्टेटमेंट में डाल देगा एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, तंत्रिका तंत्र के कार्य और डीएनए संश्लेषण में कौन सा विटामिन शामिल होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B12। ध्यान रखना है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, तंत्रिका तंत्र के कार्य और डीएनए संश्लेषण में विटामिन B12 शामिल होता है। और देखिए अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि बताओ जो विटामिन B12 है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामिन। ये आपने ध्यान रखना है, इसका साइंटिफिक नेम है। और इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। नाम से क्लियर होना है ना, साइनोकोबालामिन। कोबालामिन से क्या? कोबाल्ट इसमें पाया जाता है और ये पानी में घुलनशील विटामिन होता है। अब मैं आपको विटामिन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे हैं करवाना चाहूँगा। देखिए कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? आंसर विटामिन सी होगा। हमारे शरीर में किस विटामिन की उत्पादन दर उच्च दर पर होती है? तो हमारे शरीर में जो विटामिन उच्च दर पर उत्पादित होता है वो विटामिन डी है। विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? देखिए विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत है कॉड लिवर ऑयल। कौन से जल में घुलनशील विटामिन होते हैं? तो देखिए विटामिन बी और सी जो होते हैं, विटामिन बी सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। और जो दूसरा होता है ना वसा में घुलनशील यानी कि फैट सॉल्युबल, वो कौन से विटामिन होते हैं? वो होते हैं कीड़ा। अब ये वर्ड जो है ना कीड़ा, ये क्या है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सभी के सभी वसा में यानी कि फैट सॉल्युबल होते हैं। और विटामिन बी और विटामिन सी जो हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। देखिए अभी तक हम 48 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि हर एक क्वेश्चन में मैंने आपको 4 से 5 फैक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, कहीं पे 3-3 फैक्ट भी हैं। जब आपको ये पार्ट 1 कंप्लीट करवा दूंगा, सेट 1 कंप्लीट करवा दूंगा, 100 क्वेश्चन होंगे। लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट को अगर आप ये मिला देते हो ना, अगर मैं आपको 3 से 5 एक्स्ट्रा फैक्ट जो करवा रहा हूँ ये आपको मैं 300 से 500 क्वेश्चन कम टाइम में करवा रहा हूँ। आपको मेरा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है? आपको मेरा ये जो
11,000 जीके जीएस का सीरीज़ कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अपने सभी फैमिली मेम्बर में, अपने सभी स्टडी ग्रुप में इस सीरीज़ को शेयर करिए ताकि फ्रेंड जीके का एक भी क्वेश्चन किसी का भी गलत ना हो पाए। ठीक है, बहुत मेहनत करी है मैंने आपके लिए, रात रात भर जग कर मैंने आपके लिए ये कंटेंट को तैयार किया है। बस आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर करना। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना, अपना टाइम बचाना। ठीक है, वहाँ पे आपको जो हमारा जीके जीएस का कोर्स है वहाँ पे इसको आप एनरोल कर लेना ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि टाइम से बढ़कर किसी चीज़ की कीमत नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो देखिए, फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म पूछा जा रहा है, किसे माना जाता है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋषभ देव। ऋषभ देव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। जैन धर्म से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाना चाहूँगा। जैन धर्म की शिक्षाओं का लिखित रूप जो वर्तमान में उपलब्ध है किस स्थान पर लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखा गया था? आंसर वल्लभी। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? तो देखिए, जैन धर्म में टोटल मिला के 24 तीर्थंकर हैं। जैन धर्म का प्रथम वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, जैन धर्म का जो प्रथम वास्तविक संस्थापक है ये ऋषभ देव को माना जाता है। कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो देखिए, वो है सूत्र कृंताक सूत्र, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। पृथ्वी के जल का कितने प्रतिशत महासागरों में है? तो देखिए, पृथ्वी पर जो जल है, ठीक है, पाया जाता है, कितने प्रतिशत जो है महासागरों में है? राइट आंसर ऑप्शन ए 97%। 97% जो है पृथ्वी का जल ये महासागरों में है, यानी कि ओशंस में है। अब मैं आपको महासागर यानी कि ओशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाना चाहूँगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ध्यान रखना है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान मरियाना गर्त, जिसे कि मरियाना ट्रेंच भी बोलते हैं, किस महासागर में स्थित है? तो यह है प्रशांत महासागर में। किस महासागर का जो आकार है अंग्रेजी के एस जैसा दिखाई देता है? तो देखिए, वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का जो आकार है ये अक्षर एस जैसा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानघर किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो महान स्नानघर है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ध्यान रखना है, वर्तमान पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानघर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? हड़प्पा जो है ये पहला शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, यानी कि अनजान थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लोहा से अपरिचित थे। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली को किसने लागू किया था? देखिए, सहायक संधि प्रणाली को लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। सहायक संधि के बारे में जानेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? हैदराबाद के जो निज़ाम थे ये लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम शासक थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखिए, मैं आपको ना ये नहीं बोल रहा कि आप मुझ पर यकीन करो, लेकिन आप गूगल सर्च तो कर सकते हो यार। गूगल सर्च करो, देखो ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, बस आप आंख बंद करके पूरा वीडियो देखो। यकीन माना, वीडियो के बाद ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका जीके बहुत एक्सपर्ट हो रहे हो जीके में आप। ठीक है, सहायक संधि जिसके माध्यम से अंग्रेज अपने भारतीय सहयोगियों को उनकी शक्ति के बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाने के लिए जिम्मेदार थे, किसके द्वारा तैयार की गई थी? वेलेस्ली के द्वारा तैयार की गई थी। किसने वेलेस्ली के साथ सहायक संधि में प्रवेश नहीं किया? तो वो थे टीपू सुल्तान। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। सहायक संधि के बारे में पता लग गया किसने लागू किया था, वेलेस्ली ने लागू किया था। अब आप मुझे ये मत बोलना कि मैंने वेलेस्ली के आगे लॉर्ड लगा दिया। ठीक है, देखो यार, हमें तो कोई मतलब है नहीं कि चाहे आप लॉर्ड बोलो या ना बोलो। अब हमारा मेन तो क्वेश्चन पढ़ना है ना। ठीक है, आप इग्नोर करना अगर मेरे मुँह से लॉर्ड निकल जाता है किसी भी अंग्रेज के आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्थानीय भाषा प्रेस अधिनियम जिसे कि हम वर्नाकुलर लैंग्वेज प्रेस एक्ट भी बोलेंगे की शुरुआत किसने की थी? देखिए, स्थानीय भाषा प्रेस अधिनियम की शुरुआत किसने करी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लिट्टन ने करी थी। ठीक है, अब मैं लॉर्ड नहीं लगा रहा इनके आगे। तो देखिए, स्थानीय भाषा प्रेस अधिनियम यानी कि वर्नाकुलर लैंग्वेज प्रेस एक्ट की शुरुआत करी थी
लिट्टन ने। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं आपको जो वाइसराय है लिट्टन, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ। देखिए 1978 का जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषा प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करना था, किस वाइसराय काल में पेश किया गया था? लिट्टन के किस वर्ष लिट्टन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया था? 1878 में। तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना आपको कि जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है कब हुआ था? 1978 में। अलग अलग तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वाइसराय लिट्टन ने किस तिथि को दिल्ली में एक इंपीरियल असेंबलीज आयोजित करने का निर्णय लिया था? 1 जनवरी 1877 को। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता जो हैं ये 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। ध्यान रखना है, बात हो रही है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसके संस्थापकों में से एक थे फिरोज शाह मेहता। और ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, स्थापना कब हुई थी इसकी? 1885 में स्थापना हुई थी। अब मैं आपको ना जितने भी क्वेश्चन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से पूछे गए हैं वो करवा देता हूँ। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1885 में हुई थी। ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में शामिल थे? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष थे सर फिरोज शाह मेहता। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 300 है, इसके अनुसार जो भारत सरकार का कानूनी नाम है वो है भारत संघ, यानी कि द यूनियन ऑफ इंडिया। द यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार का कानूनी नाम है। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 300 के अनुसार। ये आपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं एक बार करवा देता हूँ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान का हृदय और आत्मा कहलाता है? तो देखिए संविधान का हृदय और आत्मा कौन सा अनुच्छेद कहलाता है? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है? राइट आंसर अनुच्छेद 3। किन अनुच्छेदों को भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है? अनुच्छेद 14, 19 और 21, इसे स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए ये आप सभी के लिए सेट 1 है, ठीक है। इसका मैं प्लेलिस्ट आपके लिए बना दूंगा, सभी सेट आप देखना और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए प्रेजेंट में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में टोटल मिला के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको भारत के राज्य से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा। पूछा जाएगा भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय राज्य है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है? भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में। भारत का कौन सा राज्य पहले एक सह राज्य था और बाद में पूर्ण राज्य बना? तो देखिए भारत का वो पहला राज्य कौन सा है जो कि एक एसोसिएट स्टेट था, सह राज्य था, बाद में पूर्ण राज्य बना? सिक्किम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? तो देखिए भारत में जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी सबसे बड़ी साइट है वो है राखीगढ़ी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है। हड़प्पा स्थल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। किस हड़प्पा स्थल से विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। कई बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन कि जो विशाल स्नानागार है कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए हड़प्पा जो कि सिंधु घाटी का स्थल है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में किसने यह टिप्पणी की थी? कंपनी एक विसंगति है लेकिन यह एक ऐसी प्रणाली का हिस्सा है जहां सब कुछ विसंगति है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, जीबी मैकॉले। अब मैं आपको ना ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको करवा दिया ना ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो टिप्पणी करी थी, कंपनी एक विसंगति है लेकिन यह एक ऐसी प्रणाली का हिस्सा है जहां सब कुछ विसंगति है। तो ये जीबी मैकॉले ने यह टिप्पणी करी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम जानेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस स्थान पर वर्ष 1611 में अपना कारखाना स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम,
ठीक है, पहला कारखाना 1611 में मसूलीपट्टनम में किया था। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? वर्ष 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट फैक्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने प्राप्त किया, दिया था, प्रदान किया था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 12 से 35 है, इसके अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। मौलिक अधिकार की बात हुई है, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं वो हम देख लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है जिन्हें पारंपरिक रूप से डैश के रूप में जाना जाता था। तो देखिए, मौलिक अधिकार को पहले किस रूप में जाना जाता था? प्राकृतिक अधिकार के नाम से जाना जाता था। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो देखिए, मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख है भाग 3 में। आई होप आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मौलिक अधिकारों का कौन सा प्रावधान बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो देखिए, बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। ऑप्शन डी सही हो जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। मौलिक अधिकारों से जुड़े अन्य फैक्ट हम देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इसमें मौलिक अधिकार, ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया। पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे, मौलिक अधिकारों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, मौलिक अधिकारों का जो विचार है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए देश से लिया गया है। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में कुल मिला के 7 मौलिक अधिकार थे। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो देखिए, वह नदी जो ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है वो है महानदी नदी। ऑप्शन बी सही हो जाता है। महानदी नदी जो है ये ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी नदी जो है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। महानदी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के रायपुर से होता है महानदी नदी का उद्गम। महानदी नदी प्रणाली भारत के प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? ओडिशा की। महानदी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? ओडिशा और छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो देखिए, दक्षिण की गंगा जो है ये किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा यानी कि गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है। और इसी से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, दक्षिण की गंगा गोदावरी। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा, क्या अगर भारत शब्द बीच में जुड़ जाए तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है किसे? कावेरी नदी को। ये आपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको गोदावरी नदी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट करवाना चाहूँगा। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए, गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है ना, ये होता है त्रिम्बिकम पहाड़ी या बोल सकते हो ब्रह्मगिरी हिल से होता है गोदावरी नदी का उद्गम। गोदावरी नदी का जल अपवाह बेसिन भारत के किस राज्य में मौजूद है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा। गोदावरी नदी की उस शाखा का क्या नाम है जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के यानम एन्क्लेव से होकर बहती हुई बंगाली खाड़ी में मिलती है? गौतमी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल भारत में स्थित है वो कौन सा है? आंसर हो जाएगा लोथल। यह आपने ध्यान रखना है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, लोथल है भारत में, भारत के गुजरात में। सिंधु घाटी से जुड़े कुछ और अन्य क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैदिक नदी असिकनी को किस नाम से पहचाना जाता है? तो देखिए, असिकनी जो है ये किस नदी का नाम है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, चेनाब नदी।
ठीक है। चेनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो असिकनी है, ध्यान रखना है। चेनाब नदी के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट हम देखेंगे। उत्तर भारत की किस नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, उत्तर भारत की वह नदी जिसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है वो है चिनाब नदी। उत्तर भारत की चिनाब नदी किस दो नदी के संगम से निकलती है? चंद्र और भागा, ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है? चेनाब नदी पर। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, आपको अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको उस टाइम मेरा ये जो 11,000 जीके जी इसका सीरीज़ है ना, बहुत याद आएगा। ठीक है, रियली बहुत मेहनत मैंने करी है सिर्फ आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा हीट यानी कि ऊष्मा की इकाई नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, ये टेम्परेचर की इकाई है, यानी कि ताप की इकाई है ये। तो जो कैलोरी हो गया, अर्ग हो गया, जूल हो गया, कैलोरी, अर्ग, जूल, ये ऊष्मा की इकाई है, ध्यान रखना है, यानी कि हीट की यूनिट है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ना ऊष्मा जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देता हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा किस दिशा में होता है? तो देखिए, ऊष्मा का जो प्रवाह है ये उच्च तापमान से कम तापमान की ओर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है? तो ठोस पदार्थों में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है ना, ये चालन यानी कि कंडक्शन के द्वारा होता है। गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? संवहन के द्वारा होता है, ये आपने ध्यान रखना है, संवहन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट यानी कि जो शॉर्ट में एफ लिखते हैं, सेल्सियस जिसे कि सी लिखते हैं, के बीच सही संबंध कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो फ़ारेनहाइट होता है ना, वो बराबर होता है किसके? C × 9/5 + 32। ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा भी है, देखो फ़ारेनहाइट जो होता है बराबर होता है C × 9/5 + 32। मतलब कि अगर आपके पास सेल्सियस पता है आपको, तो आप फ़ारेनहाइट निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, फ़ारेनहाइट जो होता है ये बराबर होता है C × 9/5 + 32। ध्यान रखना है। अब मैं कुछ अन्य आपको महत्वपूर्ण सूत्र बता देता हूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ विज्ञान के। बल यानी कि फोर्स का सही फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान रखना है, एम में होता है। एम मतलब द्रव्यमान, ए मतलब त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए। ठीक है, एम क्या होता है? मास यानी कि द्रव्यमान, ए क्या होता है? एक्सेलरेशन जिसे हिंदी में त्वरण बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड का ऊष्मा क्या है? या बोल सकते हो जो फॉर्मिक एसिड है इसका रासायनिक सूत्र क्या है? HCOOH है, ध्यान रखना है। फॉर्मिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? HCOOH। और पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, कोलेरू लेक जो है पूछा जा रहा है किस राज्य में है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। कोलेरू झील से जुड़े कुछ अन्य क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोलेरू झील जो है कि इन दो प्रमुख नदियों के डेल्टा के बीच स्थित है। तो देखिए, जो कोलेरू झील है ये कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच स्थित है। कोलेरू झील को मुख्य रूप से किन दो नदियों से पानी मिलता है? आंसर हो जाएगा बुडमेरू और तमिलेरू। कोलेरू झील को रामसर स्थल कब घोषित किया गया था? 2002 में। अगला क्वेश्चन है, किसके काल में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग टू। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है, इनके काल में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से कहाँ शिफ्ट किया गया? दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हार्डिंग टू भी बोल सकते हो इनको, ठीक है, बस मैंने आपको पढ़ाने के लिए लॉर्ड लगाया है यहाँ पे। अब मैं आपको हार्डिंग द्वितीय के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल था हार्डिंग द्वितीय। भारत का वायसराय कौन था जब भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? हार्डिंग द्वितीय था। किस वायसराय ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 पारित किया था? तो देखिए, भारत रक्षा अधिनियम 1912 को पारित किया था हार्डिंग द्वितीय ने।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देने की सलाह किसने दी थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग करने की सलाह दी थी महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लेते हैं हम। महात्मा गांधी जी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ और वैश्या कहा था? हिंद स्वराज पुस्तक में। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, एक आदमी सीमा बल के रूप में किसने संबोधित किया? माउंटबेटन ने। महात्मा गांधी को भिखारी के भेष में महान आत्मा के रूप में किसने वर्णित किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को भिखारी के भेष में महान आत्मा के रूप में वर्णित किया है। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा। आज का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़िए, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों की 3 स्तरीय प्रणाली की परिकल्पना करता है? तो देखिए संविधान का वह कौन सा भाग है, तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 9। भारतीय संविधान का जो भाग 9 है ये पंचायतों की 3 स्तरीय प्रणाली की परिकल्पना करता है। ग्राम पंचायत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेंगे। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली, देखिए पंचायती राज में त्रिस्तरीय प्रणाली होती है ना, में सबसे निचले स्तर पर कौन सी संस्था होती है? तो आप फोटो में देख लीजिए, सबसे निचले होती है ग्राम पंचायत यानी कि विलेज लेवल, तो ये है, इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? ग्राम पंचायत। ठीक है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और त्रिस्तरीय ढांचा प्रदान किया गया? 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बता दिया पंचायतों की 3 स्तरीय प्रणाली की परिकल्पना भाग 9 करता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें जो पंचायतों की 3 स्तरीय प्रणाली है, इसे संवैधानिक जो दर्जा है ये कब मिला था? देखिए संवैधानिक दर्जा जो है ये 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 जो हुआ था ना, इसके द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला था पंचायतों की 3 स्तरीय प्रणाली को। ये आपको ध्यान रखना है। और पहला राज्य कौन सा था जिसने त्रिस्तरीय प्रणाली को सबसे पहले लागू किया? तो पहला राज्य था राजस्थान। राजस्थान का कौन? नागौर जिला, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का क्या कार्य होता है? देखिए पेस मेकर जो है ना बेसिकली हार्ट में लगाया जाता है। ठीक है, अगर किसी का हार्ट फेल हो जाता है या हार्ट में कोई दिक्कत आती है, हृदय में कोई दिक्कत आती है, तो पेस मेकर का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, यह हृदय गति को नियंत्रित करता है। हृदय गति को नियंत्रित करता है पेस मेकर। मानव हृदय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। मानव हृदय के 4 कक्षों में से डैश एक है और यह शरीर से लौटने वाले बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को प्राप्त करने वाला पहला कक्ष है। इसे बोला जाता है दायां आलिंद। मानव हृदय किस ऊतक से बना होता है? मानव हृदय जो है तंत्रिका पेशी संयोजी उपकला ऊतक से बना होता है। सामान्यतः एक स्वस्थ मानव हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? 72 बार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? देखिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग का जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में जानेंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना यानी कि KYIC की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। KVIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? KVIC यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग का जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सतत विकास पर केंद्रित थी? तो देखिए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसकी शुरुआत सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर केंद्रित थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 2017 जो है ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए औसत वार्षिक विकास दर के लक्ष्य में से किसकी परिकल्पना की गई थी? 4% की। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन के गोल्डन ट्रायंगल में कौन से शामिल शहर हैं? तो देखिए गोल्डन ट्रायंगल में जो शामिल शहर हैं वो कौन से पूछा जा रहा है यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आगरा, दिल्ली और जयपुर। आगरा, दिल्ली और जयपुर जो हैं ये गोल्डन ट्रायंगल में शामिल शहर हैं भारतीय पर्यटन के।
अब पर्यटन स्थल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए, चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो चार चिनारी पर्यटक स्थल है ये श्रीनगर में स्थित है। एक राज्य कई संसार के रूप में वर्णित किया जाता है किसे? कर्नाटक को। पर्वतीय प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाई कनाल किस पर्वत पर स्थित है? आंसर हो जाएगा पल्ली पर्वत पर स्थित है। प्रसिद्ध लोकप्रिय पर्यटन स्थल स्वराज द्वीप कहाँ स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर स्थित है प्रसिद्ध लोकप्रिय पर्यटन स्थल स्वराज द्वीप। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर ने वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी सी.डी. देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया है वो हैं सी.डी. देशमुख। आरबीआई जीके के बारे में जानेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के जीके के बारे में जानेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, 1949 में किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। भारतीय रिजर्व बैंक ने अतीत में किस देश के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है? बर्मा। भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में डैश के ऋणदाता के रूप में जाना जाता है, लास्ट रिजॉर्ट। भारत का केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक स्वतंत्रता से पहले वर्ष 1934 में बनाया गया था। केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश से केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश किसने करी थी? हिल्टन यंग आयोग ने की थी, ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक जो पुस्तक है ये लिखा है बिमल जलान ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिमल जलान, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिमल जलान। इमर्जिंग इंडिया इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स एंड रिफॉर्म्स पुस्तक के लेखक कौन है? बिमल जलान। ये सभी बुक्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं। द इंडिया स्टोरीज, इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस, इमर्जिंग इंडिया इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स एंड रिफॉर्म्स, और यहाँ पे करवाया फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। सभी पुस्तकें लिखी हैं बिमल जलान ने, काफ़ी फेमस ऑथर हैं ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भुगतान संतुलन शब्द का संबंध निम्न में से किससे है? देखिए, भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये जो वर्ड है किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्यात और आयात से। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट से संबंधित है भुगतान संतुलन शब्द। अब मैं आपको ना आयात और निर्यात यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में पढ़ा देता हूँ। भारत में आयात और निर्यात को की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? आंसर सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी कहलाता है। किसी देश के आयात और निर्यात के मूल्यों के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? व्यापार का संतुलन कहा जाता है। जब निर्यात और आयात की मांग की लोच का योग डैश होता है तो देश अवमूल्यन द्वारा अपने भुगतान संतुलन में सुधार कर सकता है, एक से बड़ा हो, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? राष्ट्रीयकृत बैंक यानी कि नेशनलाइज बैंक इनमें से कौन सा नहीं है? पंजाब नेशनल बैंक जो है नेशनलाइज बैंक है यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी कैनरा बैंक में। जो आईसीआईसीआई बैंक है ना, ये प्राइवेट बैंक है, निजी बैंक है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जानेंगे, अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं? 12। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1969 में 14 बैंकों का। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल बैंक वो है भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, शॉर्ट में एसबीआई भी कहा जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? मुंबई महाराष्ट्र में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई, 1955 में हुई थी, 1955 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 241। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 241 है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान दिया गया है। डिटेल में समझेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए संविधान का अनुच्छेद 239 के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश किसके द्वारा प्रशासित होता है? आंसर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासित होता है केंद्र शासित प्रदेश। ये बताया गया संविधान के अनुच्छेद 239 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद 239 से 241 से संबंधित है जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? भाग 8। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, भारत के संवैधानिक किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, जो उनकी देखरेख के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं? अनुच्छेद 239। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का पहला राज्य कौन सा है जो भाषाओं के आधार पर गठित हुआ था? तो देखिए, भाषाओं के आधार पर गठित हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देख लीजिए जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ठीक है। देखिए, आंध्र प्रदेश अस्तित्व में कब आया? 1956 में, ठीक है। 1956 में आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 67.02% है आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं में से कौन सी है? तो आधिकारिक भाषा कौन सी है? तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, जिसे सामान्यतः तेलंगाना अधिनियम के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष जारी किया गया? 2014 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान CRIDA यानी कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान। संस्थान और मुख्यालय देखेंगे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वह सीमा क्या कहलाती है जिसके परे तारे आंतरिक संकोचन का शिकार हो जाते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट कहलाते हैं, जिसके परे जो तारे हैं आंतरिक संकोचन का शिकार हो जाते हैं। तारे यानी कि स्टार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारे सौर तंत्र में तारों की संख्या कितनी है? तो हमारे सौर तंत्र में जो तारों की संख्या वो है 1, जो कि है सूर्य। रात्रि में सबसे चमकीला तारा अवकाश में कौन सा होता है? सीरस जो है सबसे चमकीला तारा है रात्रि के समय। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? देखिए, तारों के जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो निर्भर करते हैं उसके तापमान पर, टेम्परेचर पे। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कहलाता है सूर्य। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 8। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सौर मंडल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस करवा देता हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कौन हमारे सौर मंडल में एक आंतरिक ग्रह है, यानी कि इनर प्लैनेट्स हैं? 4 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। सौर मंडल का प्रमुख खगोलीय पिंड कौन सा है? सूर्य जो है सौर मंडल का प्रमुख खगोलीय पिंड है। सौर मंडल का वातमय ग्रह कौन सा है? वरुण, यह आपने ध्यान रखना है। वरुण को हम नेपट्यून भी बोलते हैं और यहाँ पे लिखा है ना वातमय ग्रह, इसका मतलब होता है तेज हवाओं वाला। क्या? तेज हवाओं वाला ग्रह, यानी कि विंडिएस्ट प्लैनेट बोलेंगे इसको। सौरमंडल में किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? शुक्र ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है। और शुक्र ग्रह जो है ना फ्रेंड सबसे गर्म प्लैनेट भी है, ठीक है। और इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी बोला जाता है शुक्र ग्रह को। और शुक्र ग्रह को ना पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला सबसे लंबी है? तो इनमें से बताओ कौन सी पर्वतमाला ऐसी है जो कि सबसे लंबी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडीज। एंडीज पर्वतमाला जो है सबसे लंबी है। एंडीज पर्वतमाला से रिलेटेड कुछ जीके के क्वेश्चन देखेंगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में
परिवहन के लिए प्रयोग किया जाने वाला जानवर कौन सा है? लामा। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत में परिवहन के लिए प्रयोग किया जाने वाला जानवर कौन सा है? लामा। अगला क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई द्वारा निम्न में से किसे मापा जाता है? डॉप्सन इकाई द्वारा निम्न में से मापा जाता है ओजोन सांद्रता को, यानी कि जो ओजोन छिद्र है उसे मापा जाता है डॉप्सन इकाई द्वारा। ओजोन से रिलेटेड हम देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, और वो क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ओजोन का वैज्ञानिक रूप से डैश के रूप में दर्शाया जाता है, तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली किन किरणों से बचाता है? पैराबैंगनी विकिरणों से बचाता है। ओजोन परत किसमें होती है? ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। सामान्य ताप तथा दाब पर पृथ्वी के चारों ओर शुद्ध ओजोन गैस की 1 mm परत डैश के समतुल्य होती है 100 DU के। अगला क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, आर्टिफिशियल राइपनिंग जो होती है फ्रूट्स की, उसमें किस केमिकल का प्रयोग होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे, देखिए एथिलीन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा कार्बनिक यौगिक ओलेफिएंट गैस का प्राय है जिसका उपयोग एनेस्थेटिक्स, रेफ्रिजरेंट और अन्य रसायन बनाने के लिए किया जाता है? एथिलीन। एथिलीन गैस एक पादप हार्मोन है जो किस प्रक्रिया से जुड़ा है? फलों को पकना। पौधों में प्राकृतिक रूप से एथिलीन का संश्लेषण किस अमीनो एसिड से होता है? मैथियोनिन। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, H1N1 वायरस का उल्लेख कभी कभी समाचारों में निम्नलिखित में से किस रोग के संदर्भ में किया जाता है? तो देखिए, H1N1 वायरस का जो उल्लेख है ये न्यूज़ में रहता है किस रोग के संदर्भ में? आंसर हो जाएगा स्वाइन फ्लू। H1N1 वायरस का संबंध है स्वाइन फ्लू से। अब मैं आपको H1N1 जो वायरस है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देता हूं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है? स्वाइन फ्लू जो है H1N1 वायरस के कारण होता है। स्वाइन फ्लू किस प्रेरक कारक की वजह से फैलता है? वायरस। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा H1N1 को वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया था? 2009 में। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर विज्ञान में SMTP का क्या अर्थ है? तो देखिए, कंप्यूटर में जो SMTP वर्ड यूज़ होता है उसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म है। अब हमें कंप्यूटर से संबंधित जो पूर्ण रूप होते हैं फुल फॉर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो देखिए, WWW का फुल फॉर्म पूछा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म होता है। HTTP का बार बार पूछा जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है फुल फॉर्म। IP का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। सभी आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की स्थापना की थी? तो देखिए, सरकारिया आयोग की जो स्थापना है 1983 में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी। केंद्र राज्य संबंध जीके देखेंगे। केंद्र राज्य संबंध भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? भाग 11 में। संवैधानिक प्रावधान, केंद्र राज्य संबंध किस देश से उधार लिया गया है? कनाडा देश से। केंद्र राज्य संबंधों पर MM पुंछी आयोग ने केंद्रीय कार्यकारी के विचार के लिए आरक्षित एक बिल के निपटान की सिफारिश की है 6 महीने। केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की विवेचना संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 264 से 300। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? भूटान जो कि हमारा पड़ोसी देश है, इसके साथ कितने राज्य लगते हैं भारत के? 4। ये आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत और भूटान है इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री की लंबाई है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। एक फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 4 राज्य हैं भारत के जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। तीसरा है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। चौथा है सिक्किम। ये चारों राज्य आपने ध्यान रखने हैं। भूटान की बात हुई है, भूटान से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले, वो हम देख लेते हैं। थंडर ड्रैगन की भूमि किस देश को कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है।
कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? गंगखर पुनसुम भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। भूटान के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वनाक्षित है? 70% वनाक्षित है। भूटान की मुद्रा 12 पूछी जाती है, नगुल ट्रम भूटान की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में हम जानेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? देखिए प्रारंभ में 14 भाषाएं थी और प्रेजेंट में कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं। 2003 के 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल की गई थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा है? संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है कौन प्रकाशित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF जारी करता है इसे। विश्व आर्थिक मंच के बारे में जानेंगे। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे? क्लाउस श्वाब। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक पारंपरिक रूप से कहाँ पर आयोजित की जाती है? स्विट्जरलैंड के दावोस में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो देखिए दुनिया का सबसे पुराना शहर किसे माना जाता है? वाराणसी को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। पुराना नाम क्या? बनारस। किस राज्य में है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है वाराणसी। अब देखिए मैं आपको प्रमुख शहर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये क्वेश्चन जो है SSC, रेलवे, ठीक है, CDS, NDA, स्टेट PCS और कोई भी आप पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो स्टेट में, हर एक में पूछे गए हैं। भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में किस शहर को जाना जाता है? कर्नाटक के बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का कौन सा शहर 7 टापुओं का नगर कहलाता है? मुंबई। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। गारो खासी पर्वतमाला किस भारतीय राज्य में स्थित है? देखिए गारो खासी पर्वतमाला जो है यह स्थित है कहाँ पर? मेघालय में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। मेघालय में स्थित है गारो खासी पर्वतमाला। गारो खासी के बारे में जानेंगे। देखिए पहला है गारो खासी जयंतिया और नागा पहाड़ियाँ जो लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में चलती है, उत्तर दक्षिण दिशा में फैली किस पहाड़ी श्रृंखला से जुड़ी है? आंसर मिज़ो और रखाइन पहाड़ियों से। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के इस भौतिक प्रभाग का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार। गारो और खासी जयंतिया मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताइए। तो सही क्रम यही होगा, गारो, खासी, जयंतिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या बोल सकते हो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो की स्थापना किसने की थी? इसरो की स्थापना की थी विक्रम साराभाई ने। यह आपको ध्यान रखना है। अब इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय भारत में कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक में है। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाना जाता है। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश से लिया गया था? तो भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का जो विचार है ये लिया गया है आयरलैंड से। ध्यान रखना है, DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो अवधारणा है आयरलैंड देश से ली गई है। अब मैं आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ। किसने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों को सामाजिक बहिष्कार के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के रूप में माना है? ग्रैनविल ऑस्टिन। कौन सा अनुच्छेद राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? अनुच्छेद 36 से 51 जो है ये DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक चेक है जिसे बैंक की सुविधा अनुसार जारी किया जा सकता है। किसने कहा? KT शाह ने कहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? तो देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा से संबंधित कौन सा भाग है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी,
भाग 17, भारतीय संविधान का जो भाग 17 है ये राजभाषा से संबंधित है। राजभाषा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जानेंगे। सन 1955 राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग की नियुक्ति के अध्यक्ष थे BG खरे। राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? 1968 में पारित हुआ था। संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी भाषा को राज्य भाषा का मान्यता दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्यक वंश। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश थे हर्यक वंश। मगध साम्राज्य के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। मगध साम्राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे पर हुई थी? सोन नदी के किनारे। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश कौन था? शिशुनाग राजवंश। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगीर है। सभी फैक्ट ध्यान रखने हैं, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ लिए 100 MCQs, 1 से लेके 100 MCQs, और आपने देखा हर एक MCQs में मैंने कितने फैक्ट करवाए आपको? 3 से 5 फैक्ट करवाए। मतलब आपको कम टाइम में कितने क्वेश्चंस मिले? 100 MCQs प्लस 300 से 400 फैक्ट, तो मतलब टोटल में आगे 500 क्वेश्चंस हमने इंपॉर्टेंट पढ़े कम टाइम में। आप मुझे बताना कि कौन सा ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि कम टाइम में आपको इतने क्वेश्चंस करवाता हो नॉन स्टॉप, ठीक है। और आपको भी काफ़ी मोटिवेशन लग रहा होगा कि आपको इतने अच्छे क्वेश्चंस, वो भी क्वेश्चन वो वाले जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, पढ़ने को मिले, ठीक है। ये पहला पार्ट था, ठीक है, और 11,000 क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट भी आपको कब चाहिए मुझे कमेंट में बता देना। मेरी कोशिश रहेगी डेली या फिर एक दिन छोड़ के ये सीरीज़ मैं आपके लिए कंटिन्यू रखूँ, ठीक है। आप सभी के फीडबैक की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इस वीडियो में जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है, जो कि अब तक का सबसे क्रांतिकारी सीरीज़ है पूरे यूट्यूब पे जीके की, मुझे बताना इसमें आपको क्या सुधार चाहिए, ठीक है। सिर्फ मैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही बात करूँगा, वही पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। कोई फालतू का डिटेल में ऐसा डिटेल नहीं डालूंगा कि आपको वो क्वेश्चन टफ लगने लग जाए, आपको जीके टफ लगने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीज़ें आपके सामने हैं। अभी भी बता देता हूँ, करंट अफेयर्स और जीके बहुत ईजी होता है, ठीक है। बस मैं आपको तरीके से पढ़ाऊँगा। और आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि जो नेक्स्ट कंटेंट है उस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं अपनी वीडियोस में डाल सकूं। रवि स्टडी ऐप मेरा एप्लीकेशन है, रवि स्टडी ऐप, इसे गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करिए। जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे बेस्ट क्वालिटी के अगर आपको नोट्स चाहिए, चाहे करंट अफेयर्स के चाहिए, चाहे जीएस के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, देखो हर एक नोट्स जो है ना उसका डेमो अवेलेबल है, सैम्पल आप चेक करिए, कंटेंट आपको खुद ही पता लग जाएगा कि बेस्ट क्वालिटी का है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए है, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास है। अखिल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के प्रावधान का उल्लेख है? 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, कितने डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समूह को अलग करता है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट, और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको, या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, होम घर पे डिलीवर करवा के
तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditipublication.com। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।